दो नाराज कौमों को एक दूसरे के करीब लाने का काम किसी से गद्दारी नहीं, इंसानियत की बड़ी खिदमत है। वो एक मजमूम और घनौने काम को नफीस अल्फाज के लिबादे में पेश कर रहा था। मैंने उसे ये याद दिलाने से गुरेज किया कि इस अजीम इंसानी खिदमत पर आमादा करने के लिए उसने मुझे उस वीडियो फिल्म की तशहीर की धमकी दी थी जो रीना के साथ मेरे कमज़ोर तरीन लम्हों की गवाह थी। वो दोनों राह के बड़े अफसर थे और दोनों अव्वल दर्जे के खबीज थे। वो भारतीय कौम के बहनों और बेटियों को रीना अजीत राय और बेला सिंह के रूप में आबरू के नीलाम गाह पर चढ़ाए बैठे थे और गजाला को भी उसी ऐनक से देखने की कोशिश कर रहे थे। वो ये भूल रहे थे कि एक दिन उनकी जवान साल लड़कियों के साथ कोई ताले आजमा अफसर वही खेल खेल सकता था। शायद मैं नरेश को कोई सख्त जवाब भी दे बैठता, लेकिन अनिल बिस्वास ने गजाला को अगली रात के बाद आज़ादी की खुशखबरी सुनाकर मेरा मुंह बंद कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पैदा की हुई किसी तलखी के नतीजे में मामलात फिर उलझ जाएं और हमारी वापसी का मरहला इल्तवा का शिकार हो जाए। तुम्हें पहले महीने की पेशगी तनख्वाह दे दी गई है। अनिल बिस्वास इस बार मुझसे मुखातिब था। तुमको तुम्हारा काम समझा दिया गया है, राब्ते का नंबर तुम्हारे पास है और तुम हमारी फील्ड फोर्स का एक बाजू बन चुके हो। मुझे यकीन है कि तुम पाकिस्तान वापस लौटने के बाद हमारी सेहतमाद को मजरू नहीं करोगे। मुझे मालूम है। मैंने सर झुकाकर मासूमाना लहजे में उसकी दुखती रग छेड़ दी। मेरी और रीना की वीडियो खौफ की एक तलवार बनकर मुझे हमेशा तुम्हारा ताबे रखेगी। ये अच्छी बात है कि तुम्हारा हाफजा कमजोर नहीं है, तुम अहम बातों को याद रखते हो, अनिल बिस्वास ने सपाट लहजे में कहा, जैसे उसने वीडियो फिल्म की राख को यकजा करके मुझे ब्लैकमेल करने का मवाद दोबारा तैयार कर लिया हो। सर, अगर इजाजत हो तो मैं मजहर खान से अपने दिल की एक बात कह डालूं? नरेश ने झिझकते हुए पूछा। जरूर कहो, तुम्हें मैंने इसी मकसद के लिए इस वक्त अपने साथ बिठाया हुआ है। अनिल बिस्वास ने उसकी हौसला अफजाई की। तुम इतने मजबूत मर्द नहीं हो जितना बनते हो। नरेश ने मेरी आंखों में आंखें डालकर सर्द लहजे में कहा। मुझे तुम्हारी मर्दानगी पर भी शक है। जो शख्स बेला जैसे हुस्न बेपरवाह को मुनासिब अंदाज में खराज तहसीन पेश न कर सके उसे मर्द नहीं कहा जा सकता। मेरी और रीना की फिल्म देख लो, तुम्हारा यह शक दूर हो जाएगा। इस बार मैं अपने काटदार जवाब को जुबान पर न रोक सका। ये किस बेला का जिक्र है? अनिल बिस्वास ने मौका की नजाकत भांप कर अनजान बनते हुए पूछा। मेरी एक दोस्त है, जवान बेहद हसीन है। वो इसके साथ तन्हाई में पीकर बह गई थी, मगर किसी बुज़दिल की तरह उसे छोड़कर भाग आया। तो मुझे मुश्तल करने की कोशिश ना करो, मैंने पुरस्कून रहते हुए जवाब दिया। सारी गलती तुम्हारी थी। मैंने उसे तुम्हारे दोस्त की बेटी समझकर मुआफ किया था। मुझ पर इल्जाम ना लगाओ। अनिल बिस्वास के सामने जिम्मेदारी से बचने के लिए नरेश ने तेजी से कहा। मैंने इशारों कनायों में तुम्हें सब बता दिया था। मैं तुम्हें बेला के साथ वक्त गुजारने की तरकीबें कागज पर लिख कर नहीं दे सकता था। जो वक्त गुजर गया इस पर बहस करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। अनिल बिस्वास ने हाथ उठाकर वो बात वहीं खत्म कर दी। मैंने अंदाजा लगाया कि बेला सिंह की नाकामी पर शायद अनिल बिस्वास ने नरेश से बाज पुरस की थी। उसने अपने अफसर के सामने अपनी पोजीशन साफ करने के लिए मेरी मौजूदगी से फायदा उठाना चाहा था, लेकिन मैंने खुलकर जिम्मेदारी उसी पर डाल दी थी। अब वापसी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अनिल बिस्वास ने कदरे तवक्कुफ के बाद पूछा। अभी ये मुद्दा मिला है, हो सकता है कि मेरे दोस्त आगरा जाने पर आमादा हो जाए। अगले 2-3 दिनों में मैं वापस चला जाऊंगा। पाकिस्तान में तुम्हारी जरूरत है। तुमको शायद डैनी की हैसियत का सही अंदाजा हो गया होगा। नरेश ने अपने पुराने दफ्तर में मुझे रिकॉर्ड दिखाकर ब्रीफ कर दिया था। मैं सबसे पहले उसी को तलाश करने की कोशिश करूंगा। ये याद रखना कि वो जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में मतलूब है। अनिल बिस्वास के चेहरे पर सख्ती उभर आई। तुमने उसे तलाश कर लिया तो ये तुम्हारी यादगार कामयाबी होगी। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि भारत से अमेरिका तक में तुम्हारे मर्तबे और वकार में कितना इजाफा हो जाएगा। भारी माली फायदा उसके अलावा होगा। मैं उसकी तलाश में अपने सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। मैंने मुनाफिकाना खलूस से जवाब दिया। इस रोज सब कुछ मेरी तवक्का के खिलाफ हो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे राह के हेडक्वार्टर्स की कोई झलक देखने का मौका मिल सकेगा, लेकिन इस वक्त मैं एक मेहमान के तौर पर वहां बैठा हुआ था। नरेश की बजाय अनिल बिस्वास से मुलाकात हो गई थी। इस मुलाकात के बारे में मेरे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे और मैं इनकी पेशबंदियां करते करते ज़हनी दबाव में आ चुका था, लेकिन अनिल बिस्वास ने दौरान गुफ्तगू को नाजुक मौजू नहीं छेड़ा था। वीरा के फ़ोन के बारे में कुछ पूछा गया, न हमको किसी जबर का निशाना बनाया गया। सारे अंदेशे धरे के धरे रह गए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुलाकात का क्या मकसद था। इस वक्त तक ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अनिल बिस्वास ने हमें अगली रात के बाद आज़ादी की खुशखबरी सुनाने और राह के साथ मेरी वफादारी की यकीन दहानी हासिल करने के लिए हमें बुलाया हो। मुझे बस एक धड़का लगा हुआ था कि अनिल बिस्वास के बगली दरवाजे से गुजरने के बाद
गजाला को किसी नागहानी उफ्ताद का सामना न करना पड़ा हो। हमारे मुज़ाकरात का नीम दोस्ताना माहौल मेरे ऐसे अंदेशे की नफी कर रहा था, लेकिन गजाला के उठ जाने के बाद मैं इसी मुलाकात के जल्द अज जल्द खात्मे का ख्वाह था। इस वक्त मेरे और गजाला के हाथों में मौजूद दो जहरीली अंगूठियां हमारे कुल हथियारों का दर्जा रखती थीं। सुर्ख कैप्सूलों वाली अंगूठी जानलेवा जहर खारिज करती थीं और सब्ज़ो नीले रंग के कैप्सूल में पोशीदा नोक के जरिए किसी दुश्मन को फौरी तौर पर बेहोश किया जा सकता था। मैं इस बंद कमरे में अपने 2 दुश्मनों के साथ बैठा हुआ था। मैं इन्हें चश्मे ज़दन में मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन इस इमारत के मजबूत हिफाजती इंतजामात को देखते हुए यह बात यकीनी थी कि मेरा वहां से बच निकलना मुहाल था। नरेश मेरे लिए एक बिल्कुल नया नाम और किरदार था, जिससे मैं दिल्ली पहुंचने के बाद मुतारिफ हुआ था, लेकिन अनिल बिस्वास के बारे में मैं जलाल के नजरियात से अच्छी तरह वाकिफ था। अनिल बिस्वास राह का एक काला दिमाग और बेहतरीन मंसूबा साज था, जो पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा था। उसे मौत के घाट उतार कर राह और इसकी साजिशी कार्रवाइयों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया जा सकता था। जलाल की यही शदीद ख्वाहिश मेरे भारत के सफर की बुनियाद बनी थी और मैं सिद्ध के दिल से इसकी तकमील का ख्वाह था। अनिल बिस्वास से मुझे कोई जाती पुरखाश नहीं थी। मेरे साथ उसका रवैया भी मजमूई तौर पर बेहतर रहा था। नरेश ने मेरे साथ बराह रास्त ज्यादतियाँ की थीं और यह बात तय थी कि उसे इन मामलात में अनिल बिस्वास की मुकम्मल खुशनुदी हासिल थी। फिर भी मेरे जहन में अनिल बिस्वास के खिलाफ गहरा अनाथ रचा हुआ था। अगर मुझे अपने शिकार के लिए इन दोनों में से किसी एक के इंतखाब का मौका दिया जाता तो मैं किसी तरद्दुद के बगैर अनिल बिस्वास की गर्दन दबोचने को तरजीह देता। इसने मेरे असल रूप के बारे में अपनी जिस नफरत का इजहार किया था, इसके बिना पर उसे ठिकाने लगाने की मेरी ख्वाहिश शदीद तर हो गई थी। मैं पाकिस्तान में तुम्हारी कामयाबी का मुंतजिर रहूंगा, अनिल बिस्वास ने अपने दिल की गहराइयों से कहा और घंटी भिजा दी। दरवाजे से उसका नौजवान मातहत अंदर आ गया। वो मुहज्जब और तालीम याफ्ता नजर आता था, लेकिन जाहिरी तौर पर अनिल बिस्वास के अर्दली के काम कर रहा था। इन दोनों को मीटिंग रूम में पहुंचा दो, अनिल बिस्वास ने उसको हदायत दी। फिर मुझसे मुखातिब हो गया। वारीना की आमद का इंतजार करना, उसे साथ लिए बगैर यहाँ से जाना मुश्किल होगा। मैं उठ गया। अनिल बिस्वास और फिर नरेश ने मुझसे पुरतबाक अंदाज में मुसाफे किए और मैं अर्दली से पहले बगली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलने पर यह देखकर मेरी जान में जान आई कि इस छोटे कमरे में गजाला एक सोफे पर इत्मीनान से बैठी अखबार पढ़ रही थी। इस कमरे से नकाज के लिए अनिल बिस्वास का कमरा दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दूसरी तरफ एक और दरवाज़ा नजर आ रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर हम राहदारी में निकले तो मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि राहदारी में खुलने वाला दरवाज़ा बाहर से बिल्कुल सपाट था। इस पर कोई लीवर या दस्ता नहीं था, चाहे जिसे सिर्फ अंदर से खोला जा सकता था। राहदारी की समझ से वो दरवाज़ा खोलना मुमकिन नहीं था। इंतजार गाह खाली पड़ी हुई थी। हमें बिठाकर वो नौजवान लौट गया। रीना का कहीं पता नहीं था। इस इमारत में हम खुलकर बात नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोशी से रीना का इंतजार करते रहे। कंक्रीट की राहदारी में कदमों की आवाज़ें उभरती और मादूम होती रहीं। लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन रीना ना आई। ये कहाँ रह गई? 2:30 बजे गजाला पुरतशवीश अंदाज में बोली, ऐसा तो नहीं कि हमें भूल कर किसी के साथ निकल गई हो? वह ऐसी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती। उसे मालूम है कि हमें उसके साथ लौटना है। मैंने गजाला को तसल्ली दी, मगर मैं खुद परेशान था कि वो कहाँ गायब थी। अनिल बिस्वास से बामुश्किल 10 मिनट की मुलाकात के लिए हमें होटल से निकले हुए 2.5 घंटे हो चुके थे। मैं मुस्तरिबाना अंदाज में सिगरेट सुलगाकर दरवाजे में खड़ा हो गया। इस इमारत में बल्कि इस फ्लोर पर भी दफातर का एक जंगल फैला हुआ था, मगर डिसिप्लिन का ये आलम था कि हर तरफ गहरे सकूत का राज था। दफातर की आवाज़ें तरो दीवार तक महदूद थीं। इसी तरह गैर ज़रूरी तौर पर राहदारी में घूमने वाले भी नायाब थे। अचानक कोई अपने हाथ में कोई कागज़ या फाइल थामे किसी दरवाजे से बरामद होता और फिर तेज से चलता हुआ किसी दूसरे दरवाजे के पीछे गायब हो जाता। वो तमाशा देखते देखते मैं जल्दी थक गया। मैंने उस कमरे का रुख किया जहां रीना सबसे पहले गई थी। वो दरवाज़ा मुकफ़िल था। मुझे याद आया कि रात के दफातर सही 7 बजे खुलने के बाद चाहे 2 बजे बंद हो जाते थे। लोग चले गए थे और हम दोनों अहमकों की तरह रीना की वापसी के मुंतजिर थे। मैं झल्लाकर मुड़ा ही था कि वो दूर से आती हुई नजर आई। उसकी रफ्तार तेज थी। उससे पहले कि मैं उसकी वापसी में ताखीर पर किसी बरहमी का इजहार करता, वो खुद मुआज़रत करने लगी कि पुराने साथियों से बातों में उसे वक्त का एहसास नहीं रहा जिसके लिए वो शर्मिंदा थी। उसकी आवाज़ सुनकर गजाला भी कमरे से निकल आई और हम तीनों वापस चल दिए। इस वक्त तुम किन साथियों से बात कर रही थी? मैंने मुंह बनाकर पूछा। मेरा ख्याल है कि 2 बजे यहाँ छुट्टी हो चुकी है। यहाँ कभी छुट्टी नहीं होती, दिन रात लोग आते जाते रहते हैं। उसने टटाई से कहा, यहाँ रात होती है तो अमेरिका में दिन निकल रहा होता है। दुनिया से राब्ते में रहने के लिए हेड ऑफिस दिन रात काम करता है। इलाकाई शोबे में एक मुकर्रर वक्त पर छुट्टी हो जाती है। अगर तुम्हारे साथ की मजबूरी ना होती तो मैं अब तक गजाला को साथ लेकर निकल गया होता।
नामुमकिन था। जो जिसके साथ आता है उसी के साथ वापस जाता है, ये यहाँ का हिफाजती प्रोटोकॉल है। वो बोली, यहाँ ऐसे मुलाकाती भी आते होंगे जिनके साथ राह का कोई आदमी नहीं होता, इनका क्या बनता है? गजाला ने उसकी तावील पर एतराज जड़ दिया। इनके लिए पहले से नीचे हदायत दी जाती हैं। वापसी पर इनका मेज़बान खुद नीचे आकर इन्हें क्लियर कराता है। क्या तुम्हें यह तरीका तकलीफ दे और गैर ज़रूरी महसूस नहीं होता? गजाला ने पूछा। शायद थोड़ा सा तकलीफ दे है, मगर इंतहाई ज़रूरी है। इस इमारत में आने और यहाँ से जाने वाले हर फर्द के लिए राह का कोई ना कोई अफसर या अहलकार जिम्मेदार होता है। इतनी एहतियात न की जाए तो दुश्मनों का कोई भी एजेंट मुलाकाती बनकर अंदर घुसे और मनमानी तकरीबकारी करके खामोशी से निकल जाए। किसी को कानों कान पता नहीं चलेगा। वह फखरिया लबोलहजे में राह की हिफाजती पॉलिसी का दिफा कर रही थी। वो मुस्बत बातें करते हुए उसने हर एहतियात बालाए ताक रखती थी। यह बंदोबस्त राह के दूसरे दफातर में क्यों नहीं है? मैंने लिफ्ट में दाखिल होते हुए पूछा। पाकिस्तान विंग में कुछ नहीं था। वहाँ जो कुछ हुआ तुमको मालूम हो चुका होगा, उसने मुतात अल्फाज में कहा। अब वहाँ भी कड़ी निगरानी हो रही है। हमरा के दफ्तर आए तो रीना खामोश और शर्मसार थी। मैं महसूस कर रहा था कि वो इस वक्त खासी बेचैन नजर आ रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसी चमक थी जैसे वो कुछ बताना चाह रही हो लेकिन ना बता पा रही हो। मैंने उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। इमारत से बाहर निकलकर हम आज़ादी से बात कर सकते थे। आते हुए इस इमारत में गैर मामूली रौनक थी। न जाते हुए किसी वीरानी का एहसास हुआ। सब कुछ जूं का तूं था। रीना ने ग्राउंड फ्लोर के कंप्यूटर पर मेहमानों समेत अपनी वापसी का इंदराज कराया और हम खुनक इमारत से निकलकर खुली फिजा में आ गए। मालूम हो रहा है कि कोई नई या चौंका देने वाली बात तुम्हारे इल्म में आई है। फुटपाथ पर पहुंचकर मैंने नीची आवाज में तबसरा किया। उसने बेख्तियार मेरी पसलियों में अपनी कोहनी मारी। अभी चुप रहो, तुम 4 बजे से पहले अपने होटल नहीं जाओगे। हम इंडिया गेट पर उतर कर कहीं बैठेंगे तो ये बातें होंगी। उसकी बेचैन आंखें किसी खाली टैक्सी के इंतजार में चकरा रही थी। नरेश की हदायत पर हमें 12 बजे अपने होटल से बाहर हांका गया था। रीना 4 बजे के बाद वापसी की खबर सुना रही थी। इसका एक ही मतलब था कि राह वाले हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर हमारे दोनों कमरों में घुसे हुए थे। इन्हें एक मरतबा फिर किसी मुश्तबा सुराग की तलाश थी। वापसी के लिए रीना ने मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। मैं देख रहा था कि इस इलाके में जा बजा गैर मुल्की मिशन और बैनुल अक़वामी इदारों के दफातर कायम थे। मेरे इस्तफसार पर रीना ने बताया कि वो दिल्ली का लोधी एस्टेट का इलाका था, जिसे अपनी सियासी और सफारती अहमियत के बिना पर दिल्ली का कल्ब कहा जा सकता था। लोधी एस्टेट में वसी रकबे पर फैली हुई आलीशान इमारतों के साए से गुजरती हुई टैक्सी ने कुछ देर बाद हम इंडिया गेट के इलाके में उतार दिया। खान, तुम क्या बता रही थी? गजाला ने टैक्सी के रवाना होते ही रीना से सवाल दाग दिया। रीना ने उसे घूर कर कहा, सब्र से काम दो, बात लंबी है, कहीं सब्जे में बैठकर बात कर देंगे। वो एक वसी इलाका था जो सरसब्जों के तात, अमारात और यादगारों से भरा हुआ था। रीना हमें अमर जीवती नामी जंगी यादगार के साए में फैले हुए वसी सब्जाजार में ले गई, जहाँ हम किसी की मुदाखलत के खतरे के बगैर कोई गोशा या आफियत तलाश कर सकते थे। अनिल बिस्वा से मुलाकात के चक्कर में हम तीनों का दोपहर का खाना गोल हो चुका था। बाकायदा लंच करने का मौका नहीं था। गजाला ने राह में आने वाली दुकानों और ठेलों से कुछ नमकीन और चटपटी चीजें खरीदी जो हमारे आतिशी शिकम को सर्द कर सकती थी। तो मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रही हो? तुम चाट खाने के साथ बात भी कर सकती हो। एक साफ सुथरे कोने में बैठने के बाद भी जब रीना ने जुबान नहीं खोली तो मुझे उसकी बेपरवाही पर गुस्सा आने लगा। पहले तुम यह बताओ कि आज की मुलाकात के बारे में तुमने क्या अंदाजा लगाया है? कुछ बताने से पहले उसने पूछा। तुम्हारे अंकल ने हमें यह बताने के लिए बुलवाया था कि कल हमारी नजरबंदी की आखिरी रात होगी, इसके बाद हम आजाद होंगे। हो सकता है कि तुम्हें बुलाने का यह सबब भी हो, मगर इतनी सी बात फोन पर बताई जा सकती थी। मुंह खोल कर बात करो, पहेलियां ना बुझवाओ। तुम क्या कहना चाह रही हो? कुछ वक्त होटल से लोधी एस्टेट पहुंचने में बर्बाद हुआ। फिर 40 मिनट इंतजार करना पड़ा। मुझे हदायत दी गई थी कि 2:30 बजे से पहले दोबारा तुमसे ना मिलूं। अब बताया गया कि तुम दोनों को 4 बजे के बाद होटल पहुंचना चाहिए। इन बातों से क्या नतीजा निकलता है? हमें 4 घंटे तक होटल से दूर रखने की कोशिश की गई है। गजाला ने संजीदगी से कहा। शायद हमारे कमरों की तलाशी ली जा रही है। वो भरा पूरा मकान नहीं, होटल का कमरा है। इसकी तलाशी के लिए 15-20 मिनट काफी है। और तो क्या इन कमरों को बग किया जा रहा है? मैंने चौंक कर सवाल किया। तुम वाकई शैतानी दिमाग के मालिक हो? रीना थके हुए अंदाज में हंसती। मैंने हेडक्वार्टर्स में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। मुझे तजस्सुस था कि तुम दोनों को देर तक क्यों रोका जा रहा है। अब इस कमरे में बहुत मोहतात रहना। वहाँ माइक्रोफोन्स के साथ कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। कैमरे? गजाला ने बेसाख्ता हैरत से दोहराया। हम वहाँ बम तो नहीं बना रहे जो कैमरों की जरूरत हो। थोड़ी देर के लिए तुम चुप रहो। मैंने गजाला को खामोश कर दिया। यह संगीन मामला है। वो क्या करना चाह रहे हैं?
हैरत है कि तुम बात की तह तक नहीं पहुंचे। रीना ने गहरा सांस लेकर कहा, बेला सिंह नाकाम हो चुकी है, मगर राह को तुम्हारे खिलाफ कुछ मजबूत मवाद दरकार है। मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि यह तैयारियां तुम्हारी और गजाला की वीडियो फिल्म के लिए हैं। तुम दोनों जहां बेतकल्लुफ होने की कोशिश करोगे, खुदकार कैमरे चल पड़ेंगे। सुअर के बच्चे, मैं मुठियां भींच कर गुर्राया। अब वो इतनी पस्त सतह पर आ गए हैं। यह इनकी जरूरत है। चाहे तुम दोनों को आज़ादी की खबर इसी नीयत पर दी गई है। तुम दोनों दिल्ली में अपनी आखिरी 2 रातों को यादगार अंदाज में मनाना चाहोगे और वो अपना काम कर गुजरेंगे। अब वो कमरा तुम्हारे लिए कैद खाना बन जाएगा। रीना की बताई हुई तफसील समझ में आते ही गजाला का चेहरा फक हो गया। क्या इन्होंने दोनों कमरों में कैमरे लगाए हैं? इस वक्त ये काम जारी है। मुझे ये इल्म नहीं कि उन्होंने एक कमरा मुंतखब किया है या दोनों कमरों में काम हो रहा है। वो हमारे सांसों की आवाज़ें रिकॉर्ड कर लेंगे, तस्वीरें बनाएंगे। मैं देखता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। मैं भी होटल पहुँचते ही कमरे बदलवा लूंगा, बल्कि होटल ही तब्दील कर लूंगा। वो कहाँ तक मेरा पीछा करेंगे? मैंने गुस्से से बिफर कर कहा, भूल कर भी ऐसी गलती ना करना। रीना ने घबरा कर मेरी आस्तीन थाम ली। अभी तक उन्हें मुझ पर शुबा नहीं हुआ कि मैंने बेला सिंह के बारे में तुम्हें पहले से खबरदार कर दिया था। तुमने आज कमरे तब्दील किए तो हर बात उनकी समझ में आ जाएगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरे साथ तुम भी नाकाबिल तसव्वुर मुश्किलात में पड़ जाओगे। तुम चाहती हो कि हम जानते बूझते हुए उनके जाल में फंस जाएं? गजाला ने नरमी से पूछा। मैं तुम्हें फंसवाना नहीं चाहती। तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं समझते? 2 रातें इन्हीं कमरों में गुजार लो, एक दूसरे से दूर रहो, फोन पर भी मोहतात रहो। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तुमको गलत कदम उठाए बगैर इनके नए मंसूबे को नाकाम बना सकती हो। इस वक्त तबीयत के अचानक उबाल ने शायद मेरे जहन को माऊफ कर दिया था कि एक सामने की बात मेरे दिमाग में नहीं आ सकी। रीना की राय साहिब थी। हमें किसी रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करने या किसी से उलझने की जरूरत नहीं थी। तकरीबन 40 घंटों की एहतियात के बाद हम इन्हें अपना मुंह पीटने पर मजबूर कर सकते थे। अगर इनमें जरा सी भी नेक नीयती थी तो अगली रात के बाद हमें आज़ादाना नकलो हरकत की छूट मिल जानी चाहिए थी। खराबी ये थी कि इनका ताल्लुक राह से था। इनके कौल फेल का कोई एतबार नहीं था। रीना खुद इस अंदेशे का इजहार कर चुकी थी कि उन्होंने हमें 2 रातों के लिए अच्छे मूड में लाने के लिए वो मफरूजा खुशखबरी सुनाई थी। मैंने रीना की मुतबादल तजवीज़ पर चंद सानियों तक गौर किया और इसके लिए मेरा दिल ममनूनियत के जज्बात से लबरेज हो गया। वो बुरी लड़की बहुत नेक जज्बे से हमारा साथ दे रही थी, जबकि मैंने उस पर कोई बड़ा एहसान नहीं किया था। इससे सिर्फ इतना वादा किया था कि मैं राह में किसी को ये नहीं बताऊंगा कि क्लासिकल डांस अकेडमी के घनौने किरदार के बारे में मुझे उससे पता चला था, ताकि उसकी मुलाजमत पर कोई आंच ना आए और वो अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए रोजगार से लगी रहे। वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसने रीना के दिल के नेहा खानों को कुछ इस तरह छेड़ा था कि उसके बाद से वो मुसलसल मेरे काम आ रही थी। मैं ये सोचकर लर्ज उठा था कि राह वाले मेरी बेखबरी में मेरी और गजाला की खलवत की फिल्म बंदी की तैयारी कर चुके थे। रीना काम ना आती तो मेरे लिए राह के खोदे हुए इस गंदे और गहरे गड्ढे से बचना मुहाल था। रीना की तजवीज़ मुतबादल नहीं थी। वह मेरी निजात का वाहिद रास्ता था। उसका कोई मुतबादल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं भारत में रहते हुए राह के किसी खारिजदा कुत्ते से भी खुली महाज आराई का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं एक नतीजे पर पहुंच चुका था। मेरा ज़हन तेजी से इसके असरात का जायजा लेने में मसरूफ हो गया। अगले 40 घंटों के लिए हमें सब कुछ भूल कर यह याद रखना था कि मेरा नाम मजर खान था और वो गजाला थी। हमारी जुबानों पर IB, अव्वल खान, वीरा और डैनी जैसे ममनून नाम नहीं आने चाहिए थे। CSD, बीमगन और ऑपरेटर से मैंने रवानगी से पहले निजात हासिल कर ली थी। फ़ोन के इस्तेमाल में सख्त एहतियात जरूरी थी। ये वो बातें थीं जिनसे हमारे मामूलात पर कोई असर नहीं पड़ सकता था। अहम तरीन नुकसान ये था कि IB के तीनों आदमियों से मेरा हर किस्म का राब्ता मुनक़ता हो जाता। वो लोग नए हालात से बेखबर थे। इनको यह बताना ज़रूरी हो गया था कि वो फ़ोन के ज़रिए मुझसे रब्ता करने की कोई कोशिश न करें, क्योंकि कमरे में उभरने वाली हर बात सुनी या रिकॉर्ड की जा रही होगी। इस चक्कर में मुझे अनिल बिस्वास को ठिकाने लगाने का काम अधूरा रहता नजर आ रहा था। मैं इसको ठिकाने लगाने के लिए अपनी जान पर खेल कर हर काम कर सकता था, लेकिन दिल्ली के पुरपेच और अजनबी रास्तों को जानना मेरे लिए नामुमकिन था। शहर में अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे किसी रहनुमा की जरूरत थी। ऐसा आदमी IB का कोई रुकन ही हो सकता था। अब यही किया जाएगा। मैं नरमी से रीना को जवाब दिया, तुम गजाला के साथ यहीं बैठो, मैं ज़रा सी देर में आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? रीना ने परेशान होकर पूछा। फिर मदद के लिए बेबसी से गजाला की तरफ देखा। अब मैं होटल के फ़ोन से बेफिक्र होकर बात नहीं कर सकता। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे समझाया, बस 1-2 फ़ोन करके आता हूँ। गजाला भाप गई कि मैं किसे फ़ोन करने जा रहा था। उसने रीना से सिफारिश की, इन्हें जाने दो, ये तुम्हारी बात मान चुके हैं, किसी से उलझने की कोशिश नहीं करेंगे।
मैं एक तरफ हो लिया जहां दूर से एक फोन बूथ लगा हुआ नजर आ रहा था। करीब पहुंचने पर पता चला कि वो कार्ड फोन था। आसपास ऐसी कोई दुकान नहीं थी जहां से फोन इस्तेमाल करने के लिए कार्ड खरीदा जाता।